बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, हमारे हमसाया अफगानिस्तान के अंदर पिछले एक महीने के अंदर इतनी तेज़ी और इतनी फुर्ती के साथ चीज़ें तब्दील हुई कि ऐसा हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अफगानिस्तान की जो वजह शोहरत है, यानी द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स है, वो क्या अफगानिस्तान उस वजह शोहरत पर एक बार फिर पूरा उतरा? क्या वो वजह शोहरत जो है वो एक बार फिर सच साबित हुई या नहीं? अफगानिस्तान में एंशिएंट एम्पायर से लेकर रीसेंट हिस्ट्री तक कोई भी सुपर पावर टिक ना पाई। एंशिएंट हिस्ट्री में जाएं तो अरब्स, पर्शियंस, टर्क्स और मंगोल्स ने भी कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा किया जा सके। इसमें ग्रीक्स भी शामिल हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अफगानिस्तान की टेरेन, अफगानिस्तान के लोगों का रवैया, अफगान प्राइड और साथ ही साथ जंगजुआना फितरत अफगानिस्तान को अनगवर्नेबल बना देती है। क्या ये बात एक बार फिर सच साबित हुई? इस हवाले से हम बात करेंगे। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे खुर्शीद कसूरी साहब, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और रीजनल मामलात पर गहरी नज़र भी रखते हैं। लेकिन इस सेगमेंट पे जाने से पहले हम दूसरे सेगमेंट का इब्तदाइया भी आपके सामने रखते चलें। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि अब इस सुबकी के बाद, नेटो की बहुत सारे ममालिक इकट्ठे होने के बाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुबकी उठाने के बाद, अब उनको कोई ना कोई स्केपगोट तो चाहिए। ऐसे में सबसे ज़्यादा आगे आगे इस प्रोपेगेंडा के अंदर हमारा हमसाया, ईस्टर्न हमसाया भारत सरे फहरिस्त है। भारत की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से तमाम की तमाम मामलात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर दाग दिया जाए। और ऐसे में जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो इंतहाई भोंडा है। यानी इससे पहले EU डिसइंफो लैब ने इंडियन क्रॉनिकल के नाम से भारत की साजिश और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पाकिस्तान को बेनकाब किया था। इस तमाम प्रोपेगेंडा के बेनकाब होने के बावजूद भी भारत ने सबक ना सीखा और पता नहीं किसकी असना पर या अपनी अकल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर प्रोपेगेंडा करने की साजिश शुरू कर दी और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लेकिन वो कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। वेस्टर्न मीडिया को या वेस्टर्न एजेंडा को आगे लेकर जाने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, लेकिन वो जो है वो इंडिया में नज़र नहीं आ रही, उसका शदीद फुकदान नज़र आ रही है। प्रोपेगेंडा क्या है, ये तमाम चीज़ें भी मैं आपके सामने रखूँगी। इस सेगमेंट में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगे फ़ारूक हबीब, जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लेकिन सबसे पहले खुर्शीद कसूरी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। अफ़गानिस्तान की वजह शोहरत उसका ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स होना है। क्या वजह है कि अफ़गानिस्तान की तरफ सब खिंचे आते हैं और हर बार अपना कब्रिस्तान बनवाकर बाहर निकलते हैं? कसूरी साहब, जिसको आप ग्रेवयार्ड का जिक्र करती हैं, तो कोशिश ये समझने की चाहिए कि क्या वजह है कि लोग मौत को दावत देते हैं यहाँ आने की, क्योंकि इनहॉस्पिटेबल इलाका है, यहाँ का टेरेन इस नौइयत का है और यहाँ की जो आवाम है, जो उनकी ट्रेडिशंस हैं, वो किसी गैर मुल्की को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करती। उसका जो सबसे ज़्यादा एक ड्रामाई नक्शा आप समझें खींचा जा सकता है, एक वाइसरॉय की बीवी ने उस ज़माने फ़ोटोग्राफी तो नहीं थी, एक तस्वीर बनाई थी। मेरा ख्याल है वो एक वाहिद डॉक्टर थे, उनका मैं नाम तो भूल गया हूँ, पता नहीं कर्नल ब्राइडन था क्या, जो वाहिद सर्वाइवर थे वन ऑफ द 3 वॉर्स के, जो आपने अब जिक्र किया एंग्लो अफगान वॉर्स, और वो उनको इसलिए छोड़ा गया था, बाकी सारी फ़ौज अंग्रेज़ों की ख़त्म कर दी गई, उनको इसलिए छोड़ा गया था कि वो वापस आएँ और बताएं कि बाकी उनके साथियों का क्या हशर हुआ है। और इस ख़त्ते की जो अहमियत है, इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और हार्ट ऑफ एशिया इसीलिए कहा जा सकता है। अल्लामा इकबाल ने भी जिक्र किया था कि इस ख़त्ते में अगर यानी इफ़ दिस कहा था कि इफ़ दे स्नीज वी कैच कोल्ड, यानी उनको अगर छींक आए तो इस ख़त्ते में लोगों को ज़ुकाम हो जाता है। ये उनसे मंसूब है। तो मेरा कहना ये है कि ये अट्रैक्ट इसलिए होते हैं लोग, लेकिन सबक तारीख़ से नहीं सीखते, क्योंकि और वो लेके आते हैं बड़ी बड़ी अफवाज। ये बड़ी अफवाजों की जगह नहीं है। यहाँ पहाड़ों से गुरिल्ला जंग लड़ी जाती है। इसमें ज़रूरत होती है बुनियादी तौर पर उनकी ट्रेडिशंस, उनके जो ये प्राइड इन बीइंग अफगान्स, प्राइड इन बीइंग इंडिपेंडेंट, किसी गैर मुल्की को बर्दाश्त न करना। तो ये सब ने इसी में हजीमत उठाई है। अच्छा कसूरी साहब, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कोट की अल्लामा इकबाल की कि इफ दे स्नीज वी कैच अ कोल्ड।
اینڈ وی نو کہ ابھی افغانستان میں سنیز سے معاملہ تو بہت آگے جا چکا ہے, ابھی تو شاید فل فلیجڈ بخار چل رہا ہے ادھر. اگر ہم ہسٹوریکلی افغانستان کو اسٹڈی کریں اور ابھی کی جو صورتحال ہے, ایسی دونوں سچویشنز کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کا لاہ عمل ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم افغان سچویشن میں کیا ہونا چاہیے, اور یہ جو انٹرم گورنمنٹ ابھی افغانستان میں بنی ہے اس کو ہمیں کیسے پرسیو کرنا چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. ایک تو کچھ فورس آف ہسٹری, جیوگرفی, ٹریڈیشن, وہ تو یہ ہے کہ لینڈ لاکڈ ملک ہے اور ایران میں سے یہ راستہ ہے پاکستان سے, لیکن تاریخی طور پر بنیادی طور پر پاکستان سے ہی راستہ تھا. ایک تو یہ فیکٹر ہے, ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کہہ لیں کچھ, پاکستان کی اتنی الوف پالیسی نہیں ہو سکتی جیسی کوئی اور ملک افورڈ کر لے. لیکن ہم نے غلطیوں سے سیکھنا کیا ہے. پچھلی دفعہ ایران اور پاکستان دونوں نے غلطیاں کی, دونوں نے خمیازہ بھگتا. اگر یہ دو ملک جو ہیں جن کے ذریعے ایکسیس ہے افغانستان کو باقی دنیا سے, باہر کی دنیا سے, ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے. ابھی تک انڈیکیشن اچھی ہے. تھوڑا بہت اعتراض تھا ایران کی طرف سے, آیا تھا جب یہ پنجشیر میں لڑائی ہو رہی تھی, لیکن خوش قسمتی سے ایرانیوں نے بھی لگتا ہے سبق سیکھا, انہوں نے اس کو ریپیٹ نہیں کیا. ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو پسند نہیں ہے, وہ چاہیں گے بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے, لیکن ریپیٹ نہیں کیا گیا. اور پھر جو کانفرنس ہوئی ہے فارن منسٹرز کی, اس میں جو پاکستان نے کنوین کی تھی حصہ لیا, اور اب ایرانین فارن منسٹر نے کہا کہ وہ اگلی کانفرنس کنوین کریں گے, جو ایک اچھی بات ہے. تو پاکستان کو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہم نے علیحدگی میں ہی سارا وزن اٹھا لیا تھا. اب ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو نیبرز ہیں ایران, پاکستان, چین, اور جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں تاجکستان, ازبیکستان, ترکمانستان, یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں روس ان کے پیچھے کھڑا ہے. فارمر سوویٹ ایمپائر کا یہ حصہ ہے, سوویت یونین کا حصہ ہے, اس سے پہلے زارسٹ ایمپائر کا حصہ تھے. تو یہ جو رشیا کی امپورٹنس یہ آ جاتی اس میں, اس کو ڈر یہ ہے کہ اگر اس علاقے میں ایک خاص قسم کی ٹیررزم, جس کو دہشت گردی کی کیفیت پیدا ہوئی, ان کو ڈر اپنے علاقوں کا ہے, کیونکہ ان کے پیچھے روس عام طور پر لوگ اندازہ نہیں لگاتے, 20% آبادی مسلمانوں کی ہے, ان کو کافی وہاں پرابلمز رہے ہیں ان کو. تو یہ آپ کو چیچنیا کا آپ نے سنا ہے, اس کے علاوہ اور علاقے روس میں ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی کافی ہے. تو اس لیے رشیا کو بھی آپ اس میں ایک ڈائریکٹ ملوث ہی سمجھیں, اور یہی وجہ ہے کہ although وہ ڈائریکٹ نیبر نہیں ہیں, انہوں نے اس میں اپ کے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. انہوں نے کانفرنسز کرائی جس میں طالبان کو بھی بلایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے نیبرز کے ساتھ مل کے کام کیا تو بہت سے جو ممکنہ خطرات ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. ابھی لگ یہ رہا ہے کہ شاید ہمیں ماضی سے ہم نے کچھ سبق سیکھ لیے ہیں. ہوپ فلی سو. اچھا قصوری صاحب, اب جو سی آئی اے چیف ولیم برنز کا یہاں حالیہ دورہ ہے, اینڈ اس سے پہلے بڑے ڈھکے چھپے طریقے سے, بڑے چھپ چھپا کے طالبان سے بھی ملاقات ہوئی تھی, ان ملاقاتوں کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اور پاکستان کو آفٹر یو ایس ایز ایویکیویشن, لیکن تواتر سے یو ایس اے کے مختلف بیانات کے افغانستان کے حوالے سے ہم گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, اس تمام تناظر میں اس ملاقات کو جو ہمارے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ہوئی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے صرف وہی نہیں آئے, برطانیہ کے ملٹری چیف آئے ہیں, اس کے علاوہ برطانیہ کے ڈیفنس منسٹر آئے ہیں, اور برطانیہ کی خاص حیثیت ہے. آپ نے تو مجھے سی آئی اے کا پوچھا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک خاص نوعیت کی پوزیشن پیدا ہو تو برطانیہ ایک رول اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور امریکنوں ان کو دے دیتے ہیں. اینگلو سیکسن کزنز ہیں. آج کل ان کی پاکستان سے ناراضگی ہے. انہوں نے کئی سال اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ پاکستان, ان کو بہانہ بھی تو چاہیے تھا نا ایکسپلین کرنے کے لیے کہ یہ اتنی بڑی سپر پاور ہے اور وہ افغانستان کو قبضے میں نہیں رکھ سکی. تو پاکستان کو کافی برا بھلا وہاں کہا گیا ہے اور سالہ سال سے کہا گیا ہے.
تو اس لیے انہوں نے اب کے ڈائریکٹلی نہ تو پرائم منسٹر سے ان کی بات ہوئی ہے ان کے پریزیڈنٹ کی، لیکن باقی ہر لیول پہ فورن منسٹر لیول، ان کے آرمی چیف، ان کے جو ڈیفنس سیکٹری ہیں، یہ سب کی ہمارے ہم منصبوں سے بات چیت بھی رہی، دورے بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ انہوں نے ایک ریزرو رکھی ہوئی ہے۔ ابھی بلنکن گئے تو وہ پاکستان نہیں آئے، باقی علاقے کے ممالک میں گئے تھے، تو لیکن برطانیہ بہت اہم وہ رول ادا کر سکتا ہے۔ اور مجھے ذاتی تجربہ ہے، جب میں وزیر خارجہ تھا، دنیا کے صرف 2 ایسے سفیر تھے جب کو بڑی کرٹیکل مومنٹ ہوتا تھا کہ وہ اکٹھے ملنے آتے تھے، عام طور پہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، وہ تھا برطانیہ کے اور امریکہ کے سفیر۔ تو اگر امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نہیں آئے تو میں اپنے تجربے میں کہہ سکتا ہوں وہی کام برطانیہ کے جو سیکرٹری ہیں ڈومینک راب، انہوں نے کیا۔ وہ پاکستان آئے اور ان کے اچھے بیانات آئے، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ وہ افغانستان کی ہیومینیٹیرین ایڈ بڑھا دیں گے، صرف یہ ضرور کہا کہ ہم افغانستان کی گورنمنٹ کو نہیں دیں گے، ایک تو وہ جب وہ آئے تھے تو گورنمنٹ تھی کوئی نہیں، ان کا ہم دیں گے تھرو NGOs۔ تو بہرحال جس بھی طریقے سے ہو، ہیومینیٹیرین کنڈیشنز آج کل بدنصیبی سے افغانستان بہت برا حال ہے، یہ جو فوڈ کی سچویشن ہے، میڈیسن، پھر یہ جو کرونا وائرس ہے، پھر جو لوگ کا روزگار افیکٹ ہو گئے ہیں، یہ جو ابھی ریسنٹ حالات ہوئے ہیں، اور پھر برین ڈرین اس نوعیت کا ہوا ہے، تو اس میں برطانیہ نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں چائنا کا بھی یہ فیصلہ کہ $31 ملین وہ ان کی مدد کریں گے ہیومینیٹیرین بیسس پہ، اٹ ڈزنٹ اماؤنٹ ٹو ریکگنیشن، لیکن ہیومینیٹیرین بیسس، اور یہ تو یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل اور انہوں نے جو ان کے نمائندے تھے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی ہم افغانستان کے عوام کو نہیں بھلا سکتے، یا گورنمنٹ کو ریکگنائز نہ کرنا، یہ کرنا یا نہ کرنا پولیٹیکل ڈیسیجن ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ہیومینیٹیرین جو نیڈز ہیں وہ اگنور نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے، آج تھا کہ 3 وہ جہاز بھیج رہا ہے، اور اس کے علاوہ لینڈ روٹ بھی استعمال کیا جائے گا۔ تو ہمیں سبق جو سیکھنا چاہیے، شاید سیکھا ہے لیکن اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم اس میں کوشش نہ کریں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی، باقی کے ہمسائے ممالک کے ساتھ مل کے چلیں تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ رائٹ کسوری صاحب، ویری ویری ان ڈیپتھ انالیسز آف دا سچویشن، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ BRI کی حامی بھرنا طالبان کی طرف سے، اور یقیناً ابھی وہ افغانستان میں حکومت بنائے بیٹھے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہیومینیٹیرین ایڈ کے اندر پاکستان، چین اور باقی ممالک کا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ یقیناً ایک پازیٹیو سمت میں اشارہ کرتا ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان کو ملائن کرنے کی بے شمار کوششیں کی جا رہی ہیں، اور وہ کوششیں none other than انڈیا کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے ابھی ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ فرخ حبیب ہوں گے، اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ، آفٹر اے بریک۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، اب ایک ایسی منظم سازش جو پاکستان کے خلاف گھڑی جا رہی تھی، اس کے حوالے سے ہم پردہ چاک کرنے جا رہے ہیں۔ میرے پروگرام کے اندر آج آپ وہ خبر دیکھیں گے جو کہ پاکستان کے خلاف ایک منظم 5th جنریشن وارفیئر کے بارے میں، جس کے بارے میں آج کل بڑا چرچا ہے، جس میں حال ہی میں 6 سپٹمبر کو ہونے والی سپیچ میں چیف آف آرمی سٹاف نے بھی بات کی، صدر مملکت نے بھی بات کی۔ 5th جنریشن کے بارے میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں، ہائبرڈ وارفیئر کے بارے میں ہم سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ مانتے نہیں ہیں۔ اس کا ثبوت آج میں دینے جا رہی ہوں۔ پاکستان نے افغانستان کے حوالے سے، افغان پیس پروسیس میں اور افغانستان میں امن لانے کے حوالے سے بے تحاشا کام کیا، اور یہ بڑے سالوں سے چل رہا ہے، یہ صرف پچھلے 1 مہینے 2 مہینے کے حوالے سے بات نہیں ہے، اور ابھی بھی پاکستان افغانستان کے عوام کے جو امیدیں ہیں، امنگیں ہیں، ان کے مطابق سلوشن چاہتا ہے، لیکن ہمارے خلاف پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کی گئی، اور none other than by انڈیا۔ بھارت پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی منظم سازش سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس سے پہلے EU ڈسنفو لیب نے انڈین کرونیکلز کے نام سے ایک انکشاف کیا۔ اس انکشاف کے اندر 700 سے 800 ویب سائٹ جو کہ بھارت فیک ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا رہا، وہ سامنے آئی۔ جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی، پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھارت کے اندر یقیناً بڑھتا چلا گیا، اور یہ بڑھتا ہوا پروپیگنڈا پاکستان کے مخالف
भारत के मीडिया तक जा पहुंचा। भारत का मीडिया किसी भी तरीके से इंडिपेंडेंट मीडिया कहलाने के लायक नहीं रहा, और इसका सबूत एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर पंजशीर वैली की सूरत हाल में भारतीय मीडिया ने खुद सबके हाथ में थमा दिया। एक झूठी भोंडी साजिश पाकिस्तान के खिलाफ जो करने की कोशिश की गई, उससे आज हम पर्दा चाक करने लगे। भारत के चंद बहुत बड़े बड़े चैनल्स ने एक वीडियो चलाई। उन चैनल्स के अंदर से जी हिंदुस्तान, रिपब्लिक टीवी, TV9 भारतवर्ष, टाइम्स नाउ, ये तमाम वो चैनल्स हैं जिन्होंने एक वीडियो चलाई। इस वीडियो के अंदर दिखाया कि पाकिस्तान की फजाइया ने पंजशीर वैली के अंदर तालिबान का साथ दिया, और पंजशीर वैली में जो अहमद मसूद और तालिबान में आपस में लड़ाई चल रही थी, जो कि अफगानिस्तान का इंटरनल मैटर है, उसके अंदर पाक फजाइया ने हेल्प की। इंटरेस्टिंगली हमें भी इसकी तरदीद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि भारत के अंदर से ही कुछ सेन वॉइसेस जो मौजूद हैं, उन्होंने भारत के इस साजिश से पर्दाचाक किया। ऑल्ट न्यूज़ नामी एक न्यूज़ एजेंसी जो अल्टरनेटिव न्यूज़ देती है, जो हक़ाइक़ को सामने लेकर आती है, उसने ये बात अपने ट्विटर अकाउंट से वाज़े की कि वो वीडियो असल में, इतनी बचकाना हरकत आप शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, असल में एक वीडियो गेम है, आर्मा 3 उसका नाम है, उससे ली गई, और वो वीडियो लगाकर चलाकर नेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भारत ने पाकिस्तान की फजाइया के नाम से मंसूब कर दी। एक तो ये सुबकी उठानी पड़ी। वो कहते हैं कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है, तो भारतीय मीडिया के ऊपर बिल्कुल सादिर आती है, लेकिन भारत का मीडिया जो प्रोपेगेंडा करने के अंदर नरेंद्र मोदी और बीजेपी हुकूमत का साथ देता रहता है गाहे बगाहे, और इस बात की ऑडियो लीक्स भी बाकायदा रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी के सामने आ चुकी हैं। वो सिर्फ यहाँ नहीं रुका, भारतीय मीडिया इससे एक कदम आगे गया और एक F-15 तैयारे की वीडियो चलाई। टाइम्स नाउ टीवी ने F-15 तैयारी की वीडियो चलाई। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के पास F-15 तैयारा है ही नहीं। हमारे पास अमरीकी साख का F-16 ज़रूर है, लेकिन F-15 नहीं है। उन्होंने ये वीडियो चलाई और वीडियो में ये दिखाया कि देखिए पाक फ़ज़ाइया का तैयारा पंजशीर वैली के अंदर तालिबान की मदद करते हुए अटैक कर रहा है। इसके अंदर यूके डिफेंस जर्नल, जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नल है जो ब्रिटिश और इंटरनेशनल डिफेंस न्यूज़ और एनालिसिस लेकर आता है, उसने इसकी साफ तौर पर तरदीद कर दी। इंडियन न्यूज़ चैनल टाइम्स नाउ के हवाले से ट्वीट करते हुए ये कहा कि इसने ब्रॉडकास्ट जो क्लिप किया है वो असल में अमरीकी साख के F-15 तैयारे की वीडियो है, और ये वीडियो वेल्स बरतानिया के अंदर ली गई। ये किसी भी तरीके से पाकिस्तान की फुल फ्लेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन अफगान वॉर का हिस्सा नहीं है। ये ट्वीट जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर साथ चल भी रही है। ये ट्वीट की गई यूके डिफेंस जर्नल की तरफ से, लेकिन भारत ने हेवी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी अफगानिस्तान में। $3 बिलियन इन्वेस्ट जो भारत ने किया, उसको ऐसे पानी में रायगा तो नहीं जाने दे सकते, एकदम से ऐसे करके रफू चक्कर तो नहीं होने दे सकते। इसीलिए भारत ने सिर्फ भारतीय न्यूज़ से नहीं बल्कि अफगानिस्तान के जर्नलिस्ट को भी इस्तेमाल करने की कोशिश की। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूं। निशांत चतुर्वेदी हैं, ये है सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर TV9 भारतवर्ष के। ये ट्वीट करते हैं कि थिंक अबाउट इट कि पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान को अफगानिस्तान में हेल्प की, लेकिन आलमी सतह के ऊपर, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के ऊपर बात नहीं कर रही है। फैटफ में पाकिस्तान इसकी भारी जो है वो प्राइस पे करेगा। अब ये शख्स, एक तो फैटफ को क्या किसी तरीके से तलकीन देने में कौन है, दूसरा इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आपके इन तमाम के तमाम क्लेम्स को रद्द कर चुकी है। कभी आप वीडियो गेम चला रहे हैं और कभी आप चला रहे हैं वेल्स की F-15 तैयारे की वीडियोस। भारतीय मीडिया अपनी साख खो बैठा है। ये इससे पहले 2019 फरवरी के अंदर जब हम लोगों ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, तब भी ये चीज़ सामने आई थी। ये वीडियो मुलाहिजा करिएगा जहां भारतीय मीडिया पर बैठे हुए एक भारतीय एनालिस्ट ने एनालिसिस देते हुए ये साफ जाहिर किया कि ये जो आप दिखा रहे हैं पुर्जा, ये F-16 का नहीं है। ये मुलाहिजा करिएगा। I don't think that's entirely accurate. That part is actually a MiG-21 part. The F-16's interior looks very different to that. Not just that. जब मैं थोड़ी देर पहले आप के सामने एक बात रख रही थी कि भारतीय मीडिया ने, सिर्फ भारतीय मीडिया को नहीं, या भारतीय हुकूमत ने, भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी ने, जिसके अंदर बीजेपी के तमाम लोग पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के बहुत सारे वुज़रा पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा की साजिश में इन्वॉल्व है, वहीं
भारत ने अफगानिस्तान के कई जर्नलिस्ट को इस्तेमाल करने की कोशिश की। अब ये कोई बड़े ही इंटरेस्टिंग किस्म का ट्वीट आया। ये ट्वीट आपके साथ चल रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, जहां हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA ने एक वीडियो बनाई थी रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए, जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का लिबास ज़ेब-तन किया था और वहाँ शहादत का एक सीन दिखाया था, एक्टिंग की थी। इस वीडियो को ये अफ़गानिस्तान का सहाफ़ी नूर कुरैशी, अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं बाय द वे, दिस इज़ समथिंग वेरी स्ट्रेंज, ये जो है कर्नल आदिल का नाम बनाकर पेश कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तानी फर्स्ट जो हैं, ये पाकिस्तानी कमांडो हैं जो कि पंजशीर के अंदर लड़ाई करते हुए तालिबान की तरफ से मारे गए हैं। इंटरेस्टिंगली आमिर लियाकत साहब जो हैं वो इसका जवाब यकीनन दे सकते हैं, लेकिन ये वीडियो बाकायदा रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए बनी थी। अब जो जर्नलिस्ट इस लेवल तक हो, उसके बाकी ट्वीट्स के ऊपर क्या ही जो है वो इम्पोर्टेंस दी जाए। बाकी ट्वीट्स भी कुछ आपके साथ चल रहे हैं। इनका ये भी दावा था कि जी पाकिस्तान एयरफोर्स के ड्रोन्स बाकायदा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनका ये भी दावा था कि जी पाकिस्तान आर्मी मदद कर रही है तालिबान की पंजशीर के अंदर। इनका ये भी कहना था कि पाक फ़िज़ाइया जो पंजशीर के अंदर सूबा पंजशीर के टेक ओवर में इन्वॉल्व थी, हिस्ट्री हमें ये बताएगी। ये भी सारे के सारे क्लेम्स इस एक आमिर लियाकत साहब की तस्वीर वाली ट्वीट से तमाम के तमाम सच सामने आ जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। एक खातून है यल्दा हकीम, इनका नाम है, अफ़गानी हैं। जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान के ऊपर अटैक किया टेक ओवर करने, इन्वेजन के टाइम पर, यल्दा हकीम की फ़ैमिली अफ़गानिस्तान से 1985 में भागकर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने रिफ्यूज ली। यहाँ 2 साल तक उनके वालिद अपनी ज़िंदगी को रीबिल्ड करते रहे और उसके बाद फिर जो है वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। यल्दा हकीम एक ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है जो कि BBC पर काम करती हैं। पिछले 2 साल में इन्होंने अफ़गानिस्तान पर मिनिमलिस्ट और पाकिस्तान पर कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन ये अब जब ये तमाम सूरत हाल डेवलप हुई है, तो इस सूरत हाल को डेवलप करने के होने के बाद 1 अगस्त 2021 से लेकर अब तक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा में यल्दा हकीम भी इन्वॉल्व हैं। इनके पूरे ट्वीट्स के जो एनालिसिस है और जो सेंटिमेंट्स है, वो तमाम चीज़ें भी हमारे साथ मौजूद हैं। वो भी कुछ मैं आपकी स्क्रीन पर चलाऊंगी, लेकिन बाकायदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश करने में ये भी इन्वॉल्व है। अब यकीनन स्केप गोट तो चाहिए। बड़ी बड़ी सुपर पावर्स अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा नहीं कर सकी और ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स एक बार फिर ग्रेवयार्ड ऑफ USA एंड नेटो फोर्सेस साबित हुआ। तो किसी को तो स्केप गोट करना है, तो पाकिस्तान एक आसान हदफ मिल रहा है। लेकिन मेरा इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये सवाल है कि क्या आप वाकई में ये समझते हैं कि पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि वो इतनी बड़ी बड़ी सुपर पावर्स और इतने बड़े बड़े ममालिक, इतनी बड़ी बड़ी अफवाज को इस तरीके से आराम से मात दे देगा? तो फिर तो आप सबको जो है वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग भी लेने की ज़रूरत है। एनी हाउ, ये तमाम चीज़ें, तमाम हकायक मैंने आपके सामने रखे कि कैसे भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करने में इन्वॉल्व है और करता रहेगा। इसी के साथ मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे स्टेट मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट फारूक हबीब साहब, और उनसे जानेंगे कि हुकूमत क्या कर रही है। हम तो पाकिस्तानी शहरियों के तौर पर दिफा करते रहेंगे, लेकिन हुकूमत क्या कर रही है। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से भारत एक मुनज़्ज़म साजिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ बनाने की कोशिश में हुकूमत एक अहम किरदार कर सकती है, जो कि उसको रिबट करे, जो कि उसको रिटेलिएट करे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में सच सामने लेकर आए। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद है, मिनिस्टर फॉर स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया फारूक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ ये जो मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान को मिलाइन करने की कोशिश है, इसके हवाले से हुकूमत क्या सद्देबाब कर रही है? बिकॉज हुकूमत के पास एक बयानिया बनाने और एक एटलीस्ट ऑफिशियल नैरेटिव
सामने लेकर आने की ताकत है। हुकूमत क्या कर रही है इसका सद्देबाब करने के लिए, जो पाकिस्तान को स्पेशली अफगानिस्तान के मामलात के अंदर, पंशीर की लड़ाई के अंदर इन्वॉल्व दिखाने की कोशिश की जाती रही, उसके अंदर वीडियो गेम, तो कभी कोई वेल्स की जिस तरीके से वीडियो दिखाई जाती रही। व्हाट्स द गवर्नमेंट डूइंग? देखिए, बात यह है कि भारत का प्रोपेगेंडा तो बहुत देर पहले जो है वो एक्सपोज हो चुका है, और आपके इल्म में होगा कि पिछले दिनों मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट जो है वो एक रिपोर्ट लेकर आई थी कि किस अंदाज से भारत से बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो ट्वीट्स जनरेट की जाती हैं, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो उनके दीगर इलाके हों, जहाँ से वो बैठकर बल्क में ट्वीट्स करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फेक न्यूज़ फैलाने के हवाले से। और आपके ये भी इल्म में होगा कि EU डिस इन्फॉर्मेशन लैब में ये चीज़ सामने आई कि भारत ने 750 के करीब फ़ेक वेबसाइट्स बना रखी थी, जिन वेबसाइट्स के ज़रिए पाकिस्तान मुखालिफ मवाद को अपलोड किया जाता था, और फिर उस मवाद को वहाँ से भारत की न्यूज़ एजेंसी ANI हो और मारूफ लोगों के जाली ट्विटर अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स बनाकर उन ख़बरों को वहाँ से वायरल किया जाता था, जो कि EU डिस इन्फॉर्मेशन लैब ने एक्सपोज किए थे। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा है जो भारत की जानिब से है, उसको हर दुनिया के हर फोरम पर एक्सपोज किया है। असल मसला ये है कि भारत इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा लूज़र है, जिन्होंने वहाँ पर अरबों रुपया जो है वो इन्वेस्ट किया, लेकिन जो उनके मज़मूम मकासद थे वो मकासद वो हासिल नहीं कर सके। जिस अंदाज से वो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से अफ़गानिस्तान से की सरजमीन पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के बीज बोने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अब वहाँ से उनका सफाया हो चुका है। भारतीय सफारत खाना बंद करके वहाँ से साजो सामान समेत अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस हजीमत को मिटाने के लिए वो इस किस्म के ओछे हथकंडे और प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई ऐसी चीज़ सामने आती है उसके बाद उनको खुद मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा इनका एक्सपोज हो जाता है। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो पंशीर के अंदर इन्होंने चीज़ करने की कोशिश की, बाद में दुनिया के सामने वो चीज़ आई कि किस तरीके से कोशिश की गई कि पाकिस्तान का फ़ज़ाइया का त्यारा एक वीडियो गेम के ज़रिए दिखाने की कोशिश की गई कि उसको गिराया जा रहा है, जबकि हमने तो हकीकी तौर के ऊपर भारत के 2 त्यारे मार गिराए थे जब उन्होंने पाकिस्तान के चंद दरख्तों को जो है वो शहीद किया था। तो भारत जो है वो ख्वाब में ऐसी चीज़ें तो देख सकता है, लेकिन हकीकी तौर के ऊपर, अमली तौर के ऊपर ना तो वो पाकिस्तान के शाहीनों का मुकाबला कर सकता है, ना ही वो फ़ौज पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है। लिहाजा वो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का जो कि अनकन्वेंशनल वॉर है उसका सहारा लेने की कोशिश करता है, लेकिन उस महाज के ऊपर भी उनको हर मौका के ऊपर शिकस्त होती है। अच्छा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है कि जो भारत हमारी फौज का मुकाबला कर सकती तो 2 तैयारे ना गिरवाती, अपनी सबमरीन 1.5 घंटे तक लॉक ना करा के रखती। लेकिन फारूक साहब, एक बात बड़ी वाज़े तौर पर हमें नजर आ रही है कि भारत अपना तमाम का तमाम जो जोर है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर पर लगा रहे हैं। दिस इज अ वेरी रियल थ्रेट एट दिस पॉइंट इन टाइम कि पाकिस्तान अच्छा भी कर रहा है, उसको बुरा बनाकर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसका काम है कि वो इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करे, करेक्ट इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कर रही है इस 5th जनरेशन वॉरफेयर से compete करने के लिए? पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है? देखें, आज एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है? बुनियादी तौर के ऊपर आज जो रियासत है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो रियासत के बयानिए को भी आगे बढ़ा रही। पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, कोई हुकूमत होती थी वो कन्फाइन होती थी अपनी हुकूमत के दफा के हवाले से। आज हम रियासत के बयानिए को जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। और आपके इल्म में होगा कि जो हम चीज़ें सामने लेकर आए कि किस तरीके से 150 ट्रेंड्स जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाए गए, उसमें से 37 लाख ट्वीट्स जो हैं वो किए गए। और हमारे भी यहाँ से कुछ नादान लोग जो नासमझी के अंदर, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने उन ट्रेंड्स का जो है वो हिस्सा बनते रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ारत इत्तलात व नशरियात जो है वो सिर्फ़ एक किसी ख़ानदान का, जिस तरह माजी में शरीफ ख़ानदान का दफ़ा किया जाता था, वो नहीं कर रही, बल्कि रियासत का जो है वो दिफा कर रही है। और आपने देखा कि किस तरीके से जो फेक आईडीज़ हैं और जो भारतीय ज़ेर असर वेबसाइट्स हैं उनको भी हमने एक्सपोज़ किया। ये मैं समझता हूँ कि हमारी तैयारी है इस हवाले से, और हम फेक न्यूज़ को पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक मौजूए बहस बनी हुई है, और इसके ऊपर हर फोरम के ऊपर हमने आवाज़ उठाई है। और मैं समझता हूँ कि हमारी अब ऐसे फोरम्स मौजूद हैं हमारे पास कि फौरी तौर के ऊपर उस फेक न्यूज़ को हम
काउंटर करते हैं ताकि वो नैरेटिव जो है लोगों को मिसलीड ना करे बल्कि लोगों के सामने हकाइक जो हैं वो आ सके। राइट, अच्छा आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि अभी पूरी दुनिया के अंदर फेक न्यूज़ जो है वो मौजूए बहस है, और यकीनन है क्योंकि दिस इज़ अ थ्रेट टू क्रेडिबल न्यूज़। लेकिन यही मौका भी है फारूक साहब कि आप जो है फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ कोलैबोरेट, चले डोमेस्टिकली तो आप बहुत सारी चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कोलैबोरेट करके दुनिया को ये क्या बता रही है कि हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत का एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है वो कितना शदीद है, कंसिडरिंग कि भारत भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान के जो प्रोपेगेंडा के हवाले से उनकी टारगेट ऑडियंस इंटरनेशनल कम्युनिटी है, EU पार्लियामेंट है, अमेरिका है, बाकी ममालिक है। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आप पहली बात तो ये समझें कि ये जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान ने एक फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया, लोगों को वहाँ से इनखला में मदद की, चाहे वो फॉरेनर्स थे चाहे वो यहाँ के लोग थे। इसके अलावा आप देखें कि पाकिस्तान की PIA जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, वो पहले ह्यूमन असिस्टेंस लेकर वहाँ पर WHO की मज़ार शरीफ के ऊपर गई। इसके अलावा अगर आप देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमने किरदार अदा किया और उसके बाद बड़ी तादाद के अंदर वज़रा ख़ारजा, चाहे वो भी स्पेन के वज़ीर आ रहे हैं, कतर के आए, इसके अलावा इटालियन होके गए, नीदरलैंड के आए, वो पाक वज़ीर आज़म की जो है वो मुख्तलिफ़ ममालिक के सरबराहान के साथ जो है वो गुफ्तगू हुई, टेलीफोनिक गुफ्तगू। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि वे पाकिस्तान की अहमियत को उजागर करती हैं। लेकिन भारत जो है वो इस तमाम मसले में नाकाम रहा, तमाम तर प्रोपेगेंडे के बावजूद नाकाम रहा, क्योंकि हमारी इफ़ेक्टिव प्रोएक्टिव जो है वो खारजा पॉलिसी है, और उस खारजा पॉलिसी की एडवोकेसी, उसकी प्रमोशन, मार्केटिंग हम बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं। और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसके ऊपर लीड ले रहे हैं। फ़ॉरेन मीडिया के साथ इंटरेक्शन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया, और हमने फ़ॉरेन मीडिया को भी फैसिलिटेट किया। बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ इनवाइट किया कि वो आएँ, आकर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को बॉर्डर पर जाके खुद देखें। तो उससे मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर इनका प्रोपेगेंडा जो है वो डिस्पर्स हुआ। हमने लोगों को एक्सेस दी, पाकिस्तानी चैनल्स को वहाँ जाने की एक्सेस दी, PTV पाकिस्तान का स्टेट मीडिया खुद अफ़गानिस्तान से वहाँ पर ऑन ग्राउंड जाके रिपोर्टिंग करता रहा, जो हकाइक सामने लेकर आते रहे। जो भारतीय ANI न्यूज़ एजेंसी है उसकी तो अब क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं रही। हमने तो अपनी APP की भी न्यूज़ एजेंसी को डिजिटल कर दी है। ठीक हो गया, सही। थैंक यू सो मच फारूक हबीब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले हमें ज्वाइन कर रहे थे खुर्शीद कसूरी साहब। अफगानिस्तान का मामला और साथ ही साथ अफगानिस्तान के मामले से पाकिस्तान को किस तरीके से मनफी तौर पर जोड़ने की कोशिश की जा रही है, आज हमने कुछ हकायक आपके सामने रखे। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान फले फूले, आगे बढ़े और स्टेबिलिटी की तरफ हमेशा बढ़ता रहे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।